एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल चाय और चैप्टर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम कर रहे हैं DSSB 2026 के लेटेस्ट जीके PYQs। इसमें मैंने सिर्फ SST सब्जेक्ट चूज़ किया है क्योंकि SST के क्वेश्चन हमें जीके में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं और क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बात आती है कि क्लास कौन कौन देख सकता है। जिसके भी पेपर में जीके पूछी जाती है वो सभी इस क्लास को देख सकते हैं। SSC वाले, रेलवे वाले, कोई भी स्टूडेंट हो जिसके भी पेपर में जीके आती है, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि इसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। आपको ये सीरीज़ देखने से ये भी पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब डिस्गाइज्ड, छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? IT क्षेत्र में, कृषि में, विनिर्माण में या फिर निर्माण में? जो छिपी हुई बेरोजगारी है, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो किस क्षेत्र में होता है? तो वो होता है कृषि में। लेकिन इसका मतलब क्या है? जैसे कि 2 लोगों की ज़रूरत है लेकिन कर रहे हैं 4 लोग काम, उसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड। एक और होता है सीजनल, एक होता है फ्रिक्शनल, एक होता है एजुकेटेड, एक होता है साइक्लिकल और एक होता है स्ट्रक्चरल। एक बार जल्दी से देख लेते हैं ये वाली बेरोजगारी कौन सी होती है। जो सीजनल होती है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, खेतों में फसल कटाई के टाइम पर सीज़न आता है कि जो दूसरे स्टेट से जो मज़दूर आते हैं वो फसल कटाई के टाइम पे आते हैं, तो वो क्या हो गया? सीजनल हो गया। फिर फ्रिक्शनल में क्या होता है? जैसे कि मैंने आज जॉब छोड़ दी और मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है कि दूसरी जॉब ढूंढने में, मेरे को मिल नहीं रही है, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल। ठीक है। एजुकेटेड क्या होती है? जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही है। स्ट्रक्चरल में क्या होता है? इसमें हमारी स्किल्स मैच नहीं करती, मतलब कंपनी को चाहिए कुछ जैसे कि AI टाइप की स्किल्स हो हमारे पास, लेकिन हमारे पास वो है नहीं, तो मिसमैच हो रहा है स्किल्स के बीच, तो वो होता है स्ट्रक्चरल। और साइक्लिकल में क्या होता है कि जैसे कि कंपनी में कोई घाटा वगैरह आ रहा है, इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो उस टाइम पर वो अपना जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनमें थोड़ी शॉर्टेज करते हैं, जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं उनको निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं साइक्लिकल बेरोजगारी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी? यूपी में, आंध्र प्रदेश में, मेघालय में या फिर गुजरात में? चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922, गोरखपुर यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान जो 22 पुलिसकर्मी है उनके ऊपर लोगों ने आक्रमण कर दिया था, जिससे कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इस वजह से गांधी जी ने 12 फरवरी को, डेट याद रखना इम्पोर्टेंट है, 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 कब शुरू किया? मई 2025, मार्च 2025, दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, जनवरी 2025। निम्नलिखित में से कौन सा चरमपंथी समूह का एक लीडर नहीं था? दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल? चरमपंथी मतलब कि जो उग्रवादी थे, ठीक है। 2 तरह थे, एक तो चरमपंथी थे और एक नरमपंथी थे। तो दादा भाई नौरोजी नरमपंथी से थे और जो तीनों हैं वो चरमपंथी से थे। जो चरमपंथी थे उनको उग्रवादी भी कहा जाता है। नरमपंथी में जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, ये सारे नरमपंथी में थे। 1907 में विभाजन होता है कांग्रेस का, जिसमें कि ये दोनों दल बटे जाते हैं। ये सूरत अधिवेशन था। अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वाला थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है, कौन सा कब हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। अब जो चरमपंथी थी और नरमपंथी थी, इनमें डिफरेंस क्या था? जो नरमपंथी थी वो प्रार्थना में विश्वास करते थे, ठीक है, और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखते थे। लेकिन जो चरमपंथी थे ना, वो आंदोलन करते थे, जैसे कि स्वदेशी हो गया, बहिष्कार हो गया,
ठीक है, ये सब करते थे। और इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस वाले अधिवेशन में जो उग्रवादी थे, मतलब कि जो चरमपंथी लोग थे, ये चाहते थे कि ये अधिवेशन नागपुर में हो, लेकिन नरमपंथी चाहते थे कि सूरत में हो, तो ये अधिवेशन होता है सूरत में। इस वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी बात और बढ़ जाती है और इन दोनों का विभाजन हो जाता है, और 1916 में ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या फिर लाला लाजपत राय? राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। और ये किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है। वैलेंटाइन चिरोल ने ये बुक लिखी थी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जिसमें कि तिलक को मतलब टारगेट करते हुए ये बुक लिखी गई थी। भगवान विष्णु को समर्पित केरल का कौन सा मंदिर ऊंचे गोपुरम के स्थान पर ढलान छत वाली एक साधारण द्रविड़ शैली का अनुसरण करता है? अपनी तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर, या फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर, या फिर सौर मंदिर, या मीनाक्षी मंदिर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अपने तहखाने के लिए प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में किस राज्य को कुशासन के आधार पर अपने राज्य में मिला लिया गया था और वाजिद अली शाह को पद से हटाने के बाद यह क्षेत्र 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना था? लखनऊ, सतारा, कानपुर या फिर झांसी? किसकी बात हो रही है? यहाँ पर एक नेता का नाम दे रखा है वाजिद अली शाह, तो ये कहाँ से थे? लखनऊ से। मतलब कि जो मेन जो स्टेट जो राज्य था वो था अवध, लेकिन उसकी कैपिटल थी लखनऊ। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग लखनऊ को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों में गिरावट या फिर मंदी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले सभी टाइप की बेरोजगारी की पढ़ी थी, ये वाला एक बार आप सोच के देखो कौन सा वाला राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, साइक्लिकल बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल में क्या होता था कि जो स्किल है वो मिसमैच होती है, साइक्लिकल में क्या होती है कि उनको अपने एम्प्लॉय निकालने हैं, ठीक है, मंदी हो रही है तो एम्प्लॉय कम करने हैं, तो वो वाली हो जाएगी साइक्लिकल। डिस्गाइज्ड में क्या होती है, जैसे खेतों में छिपी हुई बेरोजगारी। सीजनल क्या होती है, जो सीजन टू सीजन काम चलता है उसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1925 ईस्वी में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी? आत्मसम्मान आंदोलन जो कि 1925 में हुआ था, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हरिचंद्र ठाकुर, नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर या फिर भीमराव अंबेडकर? तो राइट आंसर होगा ईवी रामास्वामी नायकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिकतम राशि कितनी है जिसके लिए एक एकल लेन देन में 1 रुपये के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में उपयोग किया जा सकता है? 500 रुपये का, 50 का या फिर 1000 का या फिर 100 रुपये? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक बार में जो पेमेंट करते हैं उसमें हम 1 रुपये के सिक्के कितने यूज़ कर सकते हैं, कितने रुपए तक? तो राइट आंसर होगा 1000 रुपये। मतलब जैसे कि 1 रुपये का सिक्का है तो 1000 सिक्के हम एक टाइम पर पे कर सकते हैं। 1000 सिक्के हम एक टाइम पर लेन देन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इतिहास में वह उल्लेखित व्यक्ति है जिसने स्वतंत्रता और न्याय के महत्व पर जोर देते हुए स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे का नारा दिया था? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, तो ये किसका नारा था? बाल गंगाधर तिलक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में कुल जमा राशि का न्यूनतम कितना प्रतिशत बनाए रखना आवश्यक है? इसे क्या कहते हैं? रेपो रेट, CRR या फिर SLR या फिर MSF? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो वाणिज्यिक बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी के रूप में कुल जमा राशि, मतलब कि जो वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक्स है, वो RBI के पास जो जमा राशि रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। SLR होता है कि जिसमें जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने पास कुछ सिक्योरिटीज़ के रूप में कुछ पैसा अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत किस गांव की विकास योजना डैश के नेतृत्व में तैयार की जाती है? जो सांसद ग्राम आदर्श योजना है वो संसद सदस्य के नेतृत्व में तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में असहयोग आंदोलन का निलंबन किस घटना के कारण हुआ था? ये वाला जस्ट हमने जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वही पढ़ा था हमने।
1922 में असहयोग आंदोलन, तो चोरी चोरा हत्याकांड। इसकी डेट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि मैंने अभी अभी रिवाइज करवाई है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विशाल भारतीय मैदान के अंतर्गत आता है? तो जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स है उसके अंदर कौन सा आएगा? शिलोंग नहीं, हैदराबाद नहीं, मुंबई ये वाला भी नहीं आएगा। जो पटना है बिहार, तो बिहार कहाँ पर पड़ता है? ग्रेट इंडियन प्लेन्स में, जलोढ़ के मैदान। भारत में भारी और बड़े सामानों को लंबी दूरी तक वहन के लिए परिवहन का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, तो एक बार बताओ आप कौन सा वाला हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर होगा रेल मार्ग। जो सामान भारी होता है और लंबी दूरी का होता है तो उसके लिए सबसे बेटर होती है रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर ली है? बिहार, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर होगा इसका मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा ने पूर्ण रूप से जो साक्षरता है उसको प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार किस संवैधानिक प्राधिकारी की सिफारिश से ही लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं? इसमें क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि किसकी सिफारिश के आधार पर ही लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति स्वीकृति देते हैं तभी वह धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाहों द्वारा निर्मित वास्तुकला के अजूबों में से एक है और आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो आपको समझ आ गया वो किसकी बात कर रहा है? और अपने सफ़ेद संगमरमर की निर्मित तथा जटिल पच्चीकारी कार्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ किस स्मारक का वर्णन किया गया है? तो ऑब्वियसली ताजमहल का। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति सरकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण करती है? ताजमहल किसने बनवाया था? एक बार ये आप खुद को आंसर दो। लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें झूम खेती के बारे में स्टेट दे रखे हैं और झूम खेती के नाम दे रखे हैं, कौन से स्टेट में कौन सा नाम यूज़ किया जाता है। तो हमें एक बार मैच करना है ये वाला, तो मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिए, बस हमें क्वेश्चन देखना था तो इसके लिए मैंने जो क्वेश्चन है वही उठाया है, ठीक है। झूम खेती रिलेटेड है पूर्वी उत्तर भारत से, कुमारी रिलेटेड है पश्चिमी घाट से, खील है हिमालय से और जो पेंडा है ये है आंध्र प्रदेश से। ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 19? जो अनुच्छेद 21 है ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 18 है उपाधियों का अंत, 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और आर्टिकल 19 है वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 32। सांची का विशाल स्तूप जिसका निर्माण 3वीं शताब्दी में मूल रूप से सम्राट अशोक के शासनकाल में करवाया गया था, वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर है ये है मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का। बिहार में कौन कौन से केसरिया है और वैशाली स्तंभ है? उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? सारनाथ है और धमेक स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेलखंड पठार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए अपरिवर्तनीय दायित्वों की सूची शामिल की गई है? 58वें संविधान संशोधन, 42वें, 48वें या फिर 51वें संविधान संशोधन? राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1976 में। एक मिनट, ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, बघेलखंड जो है वो मध्य प्रदेश में है, बिहार में नहीं है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पद पंचायती राज से क्या अभिप्राय है? केंद्र सरकार प्रशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या फिर राज्य सरकार प्रशासन? तो राइट आंसर होगा हमारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? भुगतान संतुलन का, सीपीआई का, या फिर आयात निर्यात अनुपात का, या फिर जीडीपी का? अगर हमें किसी देश में आर्थिक प्रदर्शन को मापना है तो हम जीडीपी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका है? तो ताराबाई शिंदे ने ये बुक लिखी थी। और कब लिखी थी? 1882 में। इन्होंने पितृसत्ता का विरोध किया है और जो महिलाओं की उस टाइम पर जो स्थिति थी उसको विरोध किया है और उनके ग्रोथ के लिए काम किया है। जो फातिमा शेख हैं ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर हैं। सावित्री बाई फुले ये फर्स्ट वुमेन टीचर हैं। और जो कादम्बिनी गांगुली हैं ये फर्स्ट डॉक्टर है फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आय मतलब पर्सनल इनकम हमेशा डिस्पोजल इनकम से अधिक होती है, क्योंकि रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इसमें टैक्सेस से और जो प्री टैक्सेस है उनका भुगतान शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शिक्षा, सामाजिक सुधार, वंचितों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित एक राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष संगठन के रूप में 12 जून 1905 को पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सबसे जो मेन पॉइंट आया वो ये आया है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है, जो की पॉइंट्स होते हैं ना क्वेश्चन में उनको मार्क कर लिया करो। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी हमें ये बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने, केशव चंद्र सेन ने, ज्योतिबा फुले ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब की थी और कहाँ की थी ये भी देख लो, 1905 में पुणे में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हुमायूं की पत्नी द्वारा निर्मित दिल्ली में स्थित कौन सा स्मारक एक विशाल गुंबद के साथ मुगल वास्तुकला का एक प्रारंभिक उदाहरण है? तो दिल्ली में लाल किला है एक, तो चलो ठीक है, कुतुब मीनार भी है, लेकिन ताजमहल तो यूपी में है। एक ऑप्शन तो हमारा हट गया, ठीक है। और फिर हुमायूं से जुड़ा है तो ऑप्शन में हमें दे रखा है हुमायूं का मकबरा, तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस इसी को देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। और यही हमारा सही होगा कि अपने बगीचों के लिए प्रसिद्ध हुमायूं का मकबरा। ऑप्शंस को एलिमिनेट किया करो, इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 और 1894 के बीच इंदु प्रकाश समाचार पत्र में प्रकाशित न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक वाले राजनीतिक लेखों की श्रृंखला के लेखक कौन थे? तो ये थे अरविंदो घोष। ये वाला क्वेश्चन नया है। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में जब श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है तो क्या होता है? In a short run production process, when the marginal product of labor became negative, what happens? तो इससे समस्त उत्पाद जो टोटल प्रोडक्शन है वो उसका पतन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की बैंक जमाव डिपॉजिट्स को टाइम लायबिलिटीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा टाइम फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ईंट की सबसे ऊंची मीनारों में से एक जो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दौर में दिल्ली में बनी थी, अपने लाल बलुआ पत्थर के घुमावदार स्तंभ खंडों के लिए जानी जाती है, जिस पर जटिल नक्काशी की गई है। एक स्मारक की पहचान कीजिए। तो ये वाली कौन सी स्मारक की बात हो रही है? लाल बलुआ पत्थर है, एक ऊंची मीनार है ईंटों से बनी हुई, तो ये फतेहपुर सीकरी नहीं, हुमायूं का मकबरा ये भी नहीं है, लोटस टेम्पल भी नहीं है, ये तो वाइट कलर का है ना लोटस टेम्पल। तो राइट आंसर होगा कुतुब मीनार, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से वंश से था, एक बार आप रिमाइंड करो। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाइयों की साक्षरता दर कितनी थी? 84.53%। 44वें संविधान संशोधन के तहत किस अधिकार को संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया था? निजता का, संपत्ति का, जीवन का अधिकार, या फिर शिक्षा का अधिकार? तो राइट आंसर होगा संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। पहले ये आर्टिकल 31 में था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से प्राचीन चट्टानों से बनी है और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो राइट आंसर होगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा? तो राइट आंसर होगा हमारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लौह और इस्पात संयंत्र नहीं है? बोकारो, जयपुर, बर्नरपुर या फिर जमशेदपुर? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। जयपुर में कोई भी लौह और इस्पात संयंत्र नहीं है। जो बोकारो है ये है झारखंड में, जमशेदपुर है ये भी झारखंड में है, और जो बर्नरपुर है ये बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में विहार का प्राथमिक कार्य क्या है? धार्मिक वाद विवाद कक्ष, पुरावशेषों के लिए भंडार गृह, भिक्षुओं के लिए आश्रय या फिर धार्मिक ग्रंथों के लिए पुस्तकालय? तो ये होता है आराम करने की जगह, भिक्षुओं के लिए आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि संसद संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, श्रेया सिंघल केस या फिर मेनका गांधी केस? कौन सा केस था जिसमें ये बात कही गई थी? तो ये था केशवानंद भारती केस, और ये कब हुआ था? 1973। जो गोलकनाथ केस था ये था 1967 का। श्रेया सिंघल वाला केस था 2015 का, और जो मेनका गांधी ये था ये वाला था 1978 का। आजकल केस से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य के खंडरों के लिए प्रसिद्ध और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हम्पी भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? की पॉइंट देखो, विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है और हम्पी की बात हो रही है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑप्शन से, तो ये था कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और लेकिन जो संयुक्त सदन होता है वो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान से। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देखो इमरजेंसी का। इमरजेंसी कब कब लगी थी? 1962 में, 1971 में, 1975 में। 62 में चीन के साथ युद्ध था, 71 में पाकिस्तान के साथ था, और जो 75 था वो आंतरिक अशांति की वजह से लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाइन वनों में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चन करेंगे आज, तो खत्म होने वाले हैं। ताड़ का, सिल्वर फर, बनियान या फिर एकेशिया? तो राइट आंसर होगा सिल्वर फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामग्री ने होयसाल कलाकारों को जटिल मूर्तियां तराशने में सक्षम बनाया? ग्रेनाइट, मार्बल, सोपस्टोन या फिर सैंडस्टोन? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सेल खड़ी, सोपस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा जारी करने और प्रबंधन का कार्य कौन सा बैंक संभालता है? मुद्रा जारी करने और प्रबंधन का कार्य तो ये करता है RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिगेडियर जनरल ने सितंबर 1957 में दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के लिए अंतिम नेतृत्व किया और युद्ध के दौरान लगी चोटों में उनकी मृत्यु हो गई? तो यहाँ पर बात हो रही है जॉन निकोलस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? मौद्रिक नीति का निर्माण करना, सिक्के जारी करना, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, सरकार के लिए कर एकत्र करना। तो वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य कौन सा होता है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी प्लीज़ क्लास का रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।